हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी। ये जो 6 सेमेस्टर है उसमें इसका एक सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी। इसमें से हम लोग को पढ़ना है बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि पहला टॉपिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल है, इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू थ्योरम है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सीरीज है, फोरियर सीरीज इसको बोल सकते हैं बेसिकली, और किरचॉफ्स लॉ है जिसमें से केवीएल और केसीएल दोनों पढ़ने रहते हैं। और इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर और जेड पैरामीटर वाई पे। ऐसे हम टॉपिक को लिखे हैं, ऐसे कोई यूनिट वगैरह नहीं है ये, तो इसको यूनिट नहीं समझिएगा, ये टॉपिक है। हर एक यूनिट से मिलाकर इसमें टॉपिक लिखे हैं। यूनिट का अलग अलग सब नाम होगा यूनिट के अंदर, जैसे कि स्टैंडर्ड सिग्नल और इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, ये सब तुम्हारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, उसके अंदर का ऐसा टॉपिक है। तो ये सब टॉपिक हम लिखे हैं, और इसके बगल में ये भी लिख दिए हैं कि हम लोग का न्यूमेरिकल जो आता है किस टॉपिक से आता है, तो उसके बगल में हम न्यूमेरिकल लिख दिए हैं, ताकि अगर जो तुम इस टॉपिक को याद करोगे, इसके बगल में जो न्यूमेरिकल लिखे हैं न्यूमेरिकल को ही करना है। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को, ऑल न्यूमेरिकल को करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और ये सब्जेक्ट तुम्हारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें तुम चाहोगे 60 में 65 लाना तो भी ला सकते हो। इसमें इतना कोई ये दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। हम इसमें का जो भी 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक को 10 वीडियो में बनाकर कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अदर कोई भी सब्जेक्ट को हम कर देंगे। ठीक है, पहला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताते हैं कि इसमें का हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे। न्यूमेरिकल जैसे जो जो टॉपिक का न्यूमेरिकल है उसका भी हम न्यूमेरिकल कराएंगे। जिसमें न्यूमेरिकल नहीं मिली, जैसे कि सीरीज रेजोनेंस में पैरेलल रेजोनेंस न्यूमेरिकल नहीं लिखे हैं, तो उसका भी हम न्यूमेरिकल दे देंगे आप लोगों को, ताकि पता चले। एक न्यूमेरिकल आता भी है, नहीं लिखे हैं इसमें, भूल गए थे, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस क्या होता है। देखिए रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस को पहले याद करने के लिए पहले बता दें, रेजोनेंस एक प्रकार का तुम्हारा कंडीशन रहता है। रेजोनेंस क्या लिखा है, रेजोनेंस ये डिफाइन है द कंडीशन। रेजोनेंस कहता है रेजोनेंस डिफाइन है द कंडीशन इन विच। तो हम आपको ये जो लिखा है इसमें से हम आपको हटाकर बताते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन होता है रेजोनेंस का। ठीक, देखिए कंडीशन में क्या क्या होता है कि पहला जो कंडीशन हम लोग का लिखा है, पहला जो कंडीशन लिखा है, पहला कंडीशन है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है तुम्हारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस के इसको कैसे लिखते हैं, इंडक्टिव को एक्सएल लिखते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस तुम्हारा कैपेसिटिव क्या रहता है, ये तुम्हारा दोनों क्या रहता है, इक्वल रहता है। इस ये हमारा पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इक्वल होते हैं। ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का पहला कंडीशन है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस तुम्हारा इक्वल होता है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकते हैं कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो तुम्हारा ऑप्शन में दे सकता है 4 ऑप्शन में से कि ये भी एक ऑप्शन हो और बाकी सब ऑप्शन अलग अलग हो। तो ये अगर ऑप्शन है तो इसको सही मारना है कि इसका क्या होता है कि एक्सएल बराबर होता है एक्सी। एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी। आपको बता दें कि एक्सएल बराबर होता है एक्सी। और आपको बता दें कि इसका फार्मूला होता है, हम फार्मूला को भी लिख दे रहे हैं। एक्सेल बराबर होता क्या है, इसे आप लोग को याद कर रखना चाहिए। देखिए फार्मूला को हम लिख दे रहे हैं इधर से, फार्मूला को हम लिख दे रहे हैं। फार्मूला बराबर होता है एक्सेल बराबर होता है, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा ओमेगा एल। उसका इसका फार्मूला का एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। एक्सी का फार्मूला होता है मेरा 1 में ओमेगा सी, ओमेगा सी। ये दोनों आपको फार्मूला याद रखने हैं। ये फार्मूला आप लोग को एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आप लोग बनाइए तो उस समय इसका यूज करना है, होता ही है, करना क्या होता है, इसको याद ही रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला इसमें देखते हैं अगला कंडीशन क्या है। अगला कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम द रेजिस्टिव इज सप्लाई वोल्टेज एंड द करंट आर द इन फेज। इसमें दूसरा कंडीशन है जो तुम्हारा, कि जो हमारा सप्लाई वोल्टेज एंड करंट जो होता है एक ही फेज में होता है। पहला मेरा कंडीशन क्या है, जो दूसरा मेरा कंडीशन है, दूसरा जो कंडीशन आपका बोल रहा है, दूसरा जो कंडीशन है आपका, दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि जो आपका सप्लाई करेंट एंड वोल्टेज जो है, सप्लाई करेंट एंड वोल्टेज एक ही फेज में, जैसे कि आपका मान लेते हैं कि ये तो आपका फेज रेफरेंस हो गया, तो ये कह रहा है कि ये आपका जो करेंट है और वोल्टेज है, ये दोनों क्या है, एक ही फेज पे है। तो आपका मान बताइए, आप लोग अगर एक ही फेज पर करंट है वोल्टेज, इसका फेज एंगल कितना हो जाएगा, यानी इसका फेज एंगल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये दोनों का फेज एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसका फेज एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। इसका फेज एंगल हो जाएगा जीरो। तो ये हम लोग का दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका याद रखना है कि सप्लाई वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। सप्लाई वोल्टेज एंड करंट
आर इन फेज। ये आपको दूसरा कंडीशन याद करना है। तीसरा कंडीशन हम लोग का क्या है? तीसरा कंडीशन है कि पावर फैक्टर ऑफ सर्किट बिकम यूनिटी। आपका पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर, दूसरा कंडीशन है कि पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर हमारा बिकम यूनिटी मतलब 1 के बराबर होता है। ये क्या होता है? पावर फैक्टर हम लोग का क्या तीसरा इसका है, पावर फैक्टर तुम्हारा 1 के बराबर होता है। तो आप लोग को यहाँ से क्या याद रखना है? 3 कंडीशन ऐसे याद रखना है कि पहला कंडीशन आपको याद रखना है कि एक्सएल बराबर एक्सी होता है। दूसरा कंडीशन रखता है कि वोल्टेज एंड करंट, सप्लाई वोल्टेज एंड करंट आपका एक ही फेज में होता है। और तीसरा कंडीशन है कि इसका पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है। अगर तीनों कंडीशन अगर किसी चीज़ में लाइव होता है तो इसको आप लोग बोल सकते हैं कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये आपको तीनों कंडीशन भी याद रखना है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। आप मिलेगा ही, देखिएगा आपको प्रीवियस क्वेश्चन होगा तो उसमें देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंडीशन से क्वेश्चन रहेगा। नहीं भी रहेगा तो आप लोग याद रखिएगा, छोटा सा चीज़ है, और अगर आ जाएगा तो अच्छा से बन जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक हम लोग का है, अगला टॉपिक में देख लेते हैं कि रेजोनेंस का डिफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। रेजोनेंस का डिफिनेशन क्या है? तो रेजोनेंस पढ़िए यहाँ से रेजोनेंस का हम डिफिनेशन देख लेते हैं। तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज द कंडीशन इन आरएलसी सीरीज सर्किट। आरएलसी सर्किट रेजोनेंस का कंडीशन होता है आरएलसी सर्किट का, विच द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आर द इक्वल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द रेजोनेंस। आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे भी, कुछ जैसे भी। और इसमें देखिए रेजोनेंस तुम्हारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सीरीज आरएलसी रेजोनेंस और सीरीज पैरेलल रेजोनेंस। तो आपको ये सीरीज और पैरेलल दोनों आपको एग्जाम में पूछेगा। इसके ऊपर में आपको कंडीशन याद रखना है, डिफिनेशन याद रहे तो रहे, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ये आपको ये मेन आपको ये दोनों पढ़ना है, ये दोनों आपको मेन पढ़ने हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक पे चलते हैं। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता रहे हैं, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ये सब थोड़ा सा नेटवर्क आपको जो पढ़े होंगे सीरीज आरएलसी सर्किट, उसमें का थोड़ा सा हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट हम मान को रखेंगे, उसको डेरिवेशन को एनालाइज करेंगे। ठीक है, देखिए तो सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेंस सर्किट है, तो इसमें आपको सीरीज आरएलसी सर्किट को पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। आरएलसी सर्किट कैसे आप लोग ड्रॉ करते हैं? आप लोग पढ़े होंगे आरएलसी सर्किट में कि आर एल सी, इसके क्रॉस अगर आर के क्रॉस वी आर हो जाएगा, एल के क्रॉस वी एल हो जाएगा, और सी के क्रॉस वी सी हो जाएगा। मतलब ये रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये सब के क्रॉस है। यहाँ पर हम सप्लाई वोल्टेज दिए हैं वी टी, और यहाँ से करंट आई टी फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे देखेंगे ये जो आप लोग को लिखे हैं, ये इस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको लिखे हैं कि V बराबर वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी, ये आपको पता करने के लिए आप लोग को वो सर्किट पढ़ना होगा। आरएलसी जो सीरीज सर्किट है जो आप लोग पढ़े होंगे, तो उसको आप लोग जाकर पढ़िएगा। वहाँ से हम डायरेक्ट डाटा को निकाले हैं और यहाँ पर रखे हैं। ठीक, तो यहाँ पर निकालने का क्या पर्पज़ है आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, सुनिए। यहाँ पर हम यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं एक्सेल और एक्सी का यहाँ पर मान निकाल के दिखाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वी एल बराबर वी बराबर होता है वी आर प्लस जे इंटू वी एल माइनस वी सी होता है। ठीक, अब वी को आप क्या लिख सकते हैं? वी को लिख सकते हैं कि आई इंटू जेड। आई इंटू जेड मतलब आई इंटू इम्पोडेंस लिख सकते हैं, करंट इम्पोडेंस। वी आर को क्या लिख सकते हैं? तो आई इंटू आर। देखिए वोल्टेज का रेजिस्टेंस का वोल्टेज है तो आई इंटू आर लिखेंगे, प्लस ये आपका जे का जे लिख देंगे। वी एल को क्या लिखेंगे? आई इंटू एक्सएल। देखिए इसमें जो तुम्हारा इंडक्टर में जो तुम्हारा रेजिस्टेंस का काम करता है वो एक्सेल काम करता है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस काम करता है। इसको एक्सेल को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये करंट में तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें तुम्हारा इंडक्टर में क्या रहता है? इंडक्टर में तुम्हारा रहता है इंडक्टिव रिएक्टेंस रहता है, उसको एक्सेल लिखते हैं। तो भी को तोड़ सकते हैं आई इंटू एक्सेल में, माइनस भी सी को ब्रेक कर सकते हैं आई इंटू एक्सी में। ठीक, यहाँ से याद रहेगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आई को हम काट दिए, कैसे काटे तो ध्यान से सुनिए। इसमें देखिए यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, और इसमें भी, इसमें भी। तो इस सबसे आई को कॉमन ले लेंगे, और इधर का आई और इधर का आई दोनों को हम काट देंगे। फिर इधर बचेगा जेड बराबर, इधर आर बचेगा, फिर जे इधर एक्सएल माइनस इधर एक्सी बचेगा। ठीक, तो ये हमारा आ गया इम्पिडेंस का फॉर्मूला है। ये आरएलसी सीरीज सर्किट का इम्पिडेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में अगर ये वाला चीज़ आप नहीं भी लिखते हैं, अगर आप एग्जाम में ये वाला अगर जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप डेरिवेशन टाइप का ये आप अगर नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेन आपका यहाँ से डेरिवेशन चालू होता है। यहाँ पर क्या है? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस तो आपको हम लोग क्या बताए थे? देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? कंडीशन रेजोनेंस होता है इमेजिनरी
इमेजिनरी जीरो के बराबर था। हमको यहाँ पर कंडीशन एक भी होता है कि जो हमारा ये इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट देखिए क्या बोलते हैं। देखिए ये जो हमारा जो इक्वेशन है, इसमें तुम्हारा जो आर जो है, आर जो है रियल पार्ट है, और तुम्हारा जो ए जो एक्सेल है तुम्हारा एक है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ये जिसमें जे लगा है ये इमेजिनरी पार्ट है, और जिसमें आर लगा है ये रियल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखे हैं कि इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। तो हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, जे इंटू एक्सएल माइनस एक्सी बराबर जीरो, यही ना इमेजिनरी पार्ट है। तो देखिए जे इधर गुना में इधर आएगा, भागा में कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर जे एक्सएल माइनस जे एक्सी बराबर जीरो हो जाएगा। तो ये आपका जे एक्सी इधर जाएगा, मतलब एक्सएल बराबर क्या आ जाए, एक्सी आ जाएगा। एक्सएल बराबर क्या हो गया, एक्सी। मतलब हमारा जो कंडीशन है, ये रेजोनेंस कंडीशन आ गया। अब सुनिए, आप लोग को एक और बात बता दे रहे हैं। अगर आपको कंडीशन यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन लिखने के बाद अगर आपको ये चीज़ नहीं लिखने का मन है, अगर आपको ये इमेजिनरी वाला ये आपको इतना पार्ट नहीं लिखने का मन है, तो आप नहीं लिखें। डायरेक्ट आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक्सएल बराबर एक्सी, ये डालकर इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से एक्सएल बराबर एक्सी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या, अब आप लोग को हम बताए थे, आपको फार्मूला बताए थे कि एक्सएल का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। एक्सएल का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू एक्सी का फार्मूला क्या होता है, 1 बटा में ओमेगा सी, 1 बटा में ओमेगा सी होता है, ठीक। उसके नीचे क्या होता है देखिए, अब इसको क्या किए हैं कि देखिए इसको तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, इसको गुणा करिएगा तो ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एल इंटू सी, इधर क्या बचेगा 1। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए इसमें क्या आ गया, उसके नीचे देखिएगा तो ये यहाँ पर दिख नहीं रहा, थोड़ा इसको इधर कर देते हैं। हाँ देखिए, उसके बाद हम इधर क्या लिखे हैं, वहाँ का उसके बाद हम इधर के लिखे हैं ये, देखिए यहाँ पर ये क्या लिखे हैं, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर एल इंटू सी जो है इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी 1 बटा में एल सी हो जाएगा, मतलब 1 बटा में एल सी हो जाएगा, ठीक। अगला पेज में आते हैं। अगला हम देखिए क्या लिखे, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा पहले में क्या था, ओमेगा स्क्वायर था, तो यहाँ पर स्क्वायर को हम इस साइड भेजेंगे तो ये तुम्हारा अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो 1 बटा में अंडर रूट एल सी हो जाएगा, ठीक। ओमेगा बराबर अंडर रूट एल सी हो जाते हैं। हम ओमेगा को क्या बोलते हैं, ओमेगा को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एंगल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोग डेरिवेशन में इसको घेरा मत मारिएगा, ताकि हमको निकालना कुछ और है, लेकिन हम ऐसा लिख देंगे कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 1 बटा में ओमेगा एल होता है, ये आपको ऊपर लिखे हैं। अब सुनिए ओमेगा का मान क्या होता है, ओमेगा का मान क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। ओमेगा का मान एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान होता है, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान होता है 2 पाई एफ, यानी ओमेगा का मान क्या होता है, 2 पाई एफ। आप लोग को ये याद रखना होगा, ये आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। जितना भी हम फार्मूला आपको बोले ये सब याद रखने हैं, और न्यूमेरिकल में सब काम आएगा ही आएगा। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं, अब यहाँ से 10 नंबर पक्का आने वाला है एग्जाम में, 10 नंबर से 10 नंबर आएगा ही, 10 नंबर आएगा ही यहाँ से एग्जाम में, ठीक है। न्यूमेरिकल एक आएगा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, और यहाँ से आप लोग थ्योरी तो आएगा ही, इतना कंफर्म लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए 2 पाई एफ हो जाएगा, बटा में 1 बटा में एल सी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम एफ को, यही मेरा जो एफ है हमको यही निकालना है, यही फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है। तो यहाँ पर एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में ये जो 2 पाई है ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 1 बटा में 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आ गया डेरिवेशन, ये मेरा इसी को हम निकालना चाहते थे, यही हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और इसी को हम निकाल रहे थे। तो एफ बराबर का जगह 1 बटा में 2 पाई इंटू अंडर रूट एल सी हो जाएगा। तो आपको ये याद भी रखना है, ये फार्मूला को आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि एफ बराबर 1 बटा में 2 पाई अंडर रूट एल सी होता है, ये आपका फार्मूला। अब एक बात और आपको ध्यान देना है, इस तरह आप एरो करके लिख दीजिएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, लेकिन और अगर आप इतना तो लिख दीजिए, लेकिन आपको एग्जाम में अच्छा उसको दिखाने के लिए क्या करना है कि आपको नीचे इधर लिखिएगा। अब इधर यहाँ पर हम लिखे नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना क्या हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपको लिखना क्या बता दे रहा है, सुनिए ध्यान से मेरा बात, ये अंदर इसके नीचे लिखना क्या है, यहाँ पर लिखिएगा वेयर, इसके जो घेरा के नीचे लिखिएगा वेयर, इधर लिखिएगा वेयर। वेयर लिखने के बाद क्या करिएगा, जिसे जो जो इसमें कंपोनेंट है, जिसे फ्रीक्वेंसी है और एल है और सी, सबको लिख दीजिए कि हम जैसे कि एफ है तो एफ को हम यहाँ पर डैश डाल के लिख सकते हैं कि हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक। उसके बाद इसमें क्या है, एल है, तो एल को लिख सकते हैं यहाँ पर हमारा इंडक्टेंस है, एल को लिख सकते हैं इंडक्टेंस है। उसके बाद मेरा क्या है, सी है, तो सी को लिख सकते हैं हमारा कैपेसिटेंस है। ये आपको लिखना है, ये चीज़ आपको लिखना है, हम नहीं लिखें उसका बात अलग है, लेकिन आपको ये लिखना ही लिखना है, ताकि इसको लिखने से क्या होता है कि आपको जो चेक करेगा उसको मतलब अच्छा लगा, कॉपी आपका अच्छा दिखेगा, अच्छा राइटिंग भी रहेगा, तो ये लिखने से आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो आपको आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। चलिए आपको आगे चलते हैं, इसके आगे में देखिए हम कुछ कुछ टॉपिक बता दे रहे हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से,
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कुछ टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आपको ये बता दे रहा है, ठीक है। देखिए क्या ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आते हैं ये आपको, देखिए आपको अगर पूछेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सीरीज का तो आपको यहीं तक लिखना है, यहाँ से आपको आगे नहीं लिखना है। ये हम आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज से बता रहे हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो कैसे आ सकता है। पहला तो आपका ऑब्जेक्टिव याद रखना है फार्मूला, दूसरा आपका कंडीशन याद रखना है, तीसरा चीज़ ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या हम इसमें याद रखेंगे। इसमें दो चीज़ याद रखना है, देखिए ध्यान से। ये डेरिवेशन को छोड़िए, हम क्या कह रहे हैं आपको इसको पूरा अगर रटना होगा रट जाइएगा, नहीं रटना होगा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, आप हम लिख के बता दे रहे हैं, इसमें हम आगे जाएंगे ही नहीं, लिख के बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से आपको क्या पूछ सकता है, तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि आरएलसी, क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आपका जो इम्पीडेंस क्या होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आपका क्या इम्पीडेंस क्या रहता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में इम्पीडेंस, इम्पीडेंस यानी जेड क्या रहता है, इसको जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस। तो बोल सकता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में इम्पीडेंस क्या हो सकता है, जिसको लिखना है मिनिमम। क्या हो सकता है, मिनिमम। आप लोग क्या याद रखिएगा, इसको याद ही रखना है यार, आता है क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में आपका इम्पीडेंस कैसा रहता है, तो मिनिमम। और इसमें एक और चीज़, आपका करंट कैसा रहता है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में करंट कैसा रहता है, तो करंट हमका रहता है मैक्सिमम। करंट क्या रहता है, मैक्सिमम। करंट क्या रहता है, मैक्सिमम। ये आपको दो चीज़ इसमें और ऐड ऑन कर लेना है। ये हम ऐसे नोट्स में भी लिखे हैं, आपको नोट्स हम टेलीग्राम पर दे देंगे। नोट्स में भी लिखा है, लेकिन नोट्स में सब डेरिवेशन लिखे हैं, कैसे मेरा मिनिमम होता है कैसे मैक्सिमम होता है। आपको इस पर ध्यान नहीं देना, कैसे मिनिमम और कैसे मैक्सिमम होता है उस पर ध्यान मत लगाइएगा। सीधे 2 सेकंड में इसको याद कर लीजिएगा, कि इसको याद कर लीजिएगा क्या, कि जो हमारा इम्पीडेंस होता है सीरीज रेजोनेंस सर्किट में मिनिमम होता है और करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसको आपको याद ही करना है, ठीक है। ये वीडियो लंबे हो गए हैं तो इसको अगला अगला हम जो पैरेलल रेजोनेंस हम अगला पार्ट में कर देते हैं, ठीक है। रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।